वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। एंड अक्षय खन्ना, माय गॉड, अक्षय खन्ना को फोन किया इमीडिएटली बाहर निकल के। क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना ने अपनी नई फिल्म धुरंधर के सेट पर 7 थप्पड़ खाने के बावजूद एक शब्द तक नहीं कहा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह केवल एक सीन नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है उनके अद्वितीय धैर्य और प्रोफेशनलिज्म की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह चुनौतीपूर्ण सीन शूट हुआ, क्यों अक्षय ने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाया और कैसे उन्होंने हर थप्पड़ को अपनी अभिनय क्षमता में बदल दिया। हम आपको ले चलेंगे सेट के पीछे, जहां हर एक शॉट के लिए दिन रात मेहनत हुई और हर सीन में कितनी रणनीति और तैयारी छुपी थी। आप जानेंगे वो अनकही बातें, छोटी छोटी तैयारियां और अक्षय की मानसिक ताकत, जिसने धुरंधर को एक यादगार फिल्म बनाने में मदद की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि अक्षय खन्ना सच में बॉलीवुड के सबसे कूल और डेडली प्रोफेशनल एक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों की ताकत से सभी को डरा दिया। अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई काल्पनिक विलेन नहीं था, बल्कि कराची के लियारी इलाके का असली गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना निर्दयी था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वह इलाके का बेताज बादशाह था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार में भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय अपनी खामोशी और बॉडी लैंग्वेज से प्रभाव डाला। कई सीन्स में उसने रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। वहीं दूसरी ओर हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी एक्टिंग से ज्यादा लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वह दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे ना लगे, इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें एक बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर झाइयां और फ्रेकल्स बनाई गईं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्हें रोजाना 1.5 घंटे मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन असली बखेड़ा यानी कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एएसपी चौधरी असलम को लेकर सवाल उठे। अब आता है वह सबसे बड़ा सवाल जो फिल्म देखते समय हर किसी के दिमाग में आया कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जाकर शूटिंग हुई कैसे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख रिश्तों की वजह से वहां शूटिंग करना तो दूर, परमिशन मिलना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को फिल्म में वही असली माहौल चाहिए था जो कराची की तंग गलियों में मिलता है। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने ऐसा रास्ता अपनाया जो सुनने में किसी जासूसी मिशन से कम नहीं लगता। 25 जुलाई 2024 को फिल्म की यूनिट चुपचाप बैंकॉक, थाईलैंड पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकॉक तो अपनी नाइट लाइफ और बीच के लिए मशहूर है, वहां धूल भरा कराची कैसे बना? यही तो है 8 डायरेक्टर्स का असली जादू। रिसर्च से पता चला है कि बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और भीड़-भाड़ पूरी तरह से पाकिस्तान के कुख्यात लियारी इलाके और वहां के स्लम एरिया जैसी लगती थी। प्रोडक्शन टीम ने इन इलाकों को पूरी तरह से बदलकर नया रूप दे दिया और रातों रात उनकी सड़कों का हुलिया बदल दिया। वहां उर्दू में साइन बोर्ड लगाए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए और जगह जगह पाकिस्तानी झंडे लहराए गए ताकि स्क्रीन पर वही जगह 100% कराची जैसी नजर आए। बैंकॉक का चुनाव एक और कारण से किया गया था। यहाँ फिल्म मेकर्स को वह नियंत्रण मिल रहा था जो मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर असंभव था। वे पूरी सड़क को बंद कर सकते थे और रात भर बिना किसी डिस्टरबेंस के एक्शन सीन्स शूट कर सकते थे। बैंकॉक के धूल मिट्टी और गर्मी के बाद नवंबर 2024 में यूनिट ने रुख किया भारत के पंजाब की ओर, जहां अगला पड़ाव अमृतसर था। यह जगह पिछले शेड्यूल से पूरी तरह अलग माहौल दे रही थी। जहां बैंकॉक में अपराध और तनाव था, वहीं स्वर्ण मंदिर के आसपास के सीन्स में एक रूहानी शांति और भावनात्मक गहराई थी। लेकिन शूटिंग आसान नहीं थी। छुट्टियों के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। ऐसे में बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म की शूटिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं था। क्रू को स्थानीय प्रशासन की मदद लेनी पड़ी, बैरिकेड्स लगाने पड़े और भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। डायरेक्टर आदित्य धर को यही भीड़ और असली माहौल चाहिए था। लेकिन असली जुगाड़ तब हुआ जब यूनिट लुधियाना
लुधियाना के पास खेड़ा गांव में पहुंची। 2025 के करीब एक ही रात में पूरे गांव को ग्रामीण पाकिस्तान जैसा रूप दे दिया गया। घरों की छतों का डिजाइन बदला गया, दीवारों के रंग मटमैले किए गए और सुबह गांव वाले अपने ही गांव में पाकिस्तानी झंडे और उर्दू साइन देखकर चौंक गए। सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीरों ने भी लोगों को हैरान कर दिया। यही सीन्स फिल्म में टेंशन और ड्रामेटिक एस्केलेशन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए। फिल्म का विजुअल टोन भी आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह चमक दमक वाला नहीं था। सिनेमेटोग्राफर विकास नोखा और आदित्य धर का विजन बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें ग्लैमर नहीं बल्कि रियल और ग्रिट चाहिए था। इसलिए वीएफएक्स के दौर में भी उन्होंने डिस्चुरेटेड रंगों का इस्तेमाल किया। मुंबई में शूटिंग करना भी किसी जंग से कम नहीं था और यहीं लागू हुई उसको ख्यात ब्लैक क्लॉथ तकनीक। मुंबई में पेपराजी की नजरें हर वक्त सितारों पर रहती थी और चूंकि रणवीर सिंह का किरदार हमजा कई टाइम लीप में दिखाया गया था, कभी जवान कभी अधेड़ उम्र, तो उनका लुक लीक होना फिल्म के सस्पेंस के लिए खतरे की घंटी हो सकता था। इसलिए जब भी रणवीर सिंह अपनी वैनिटी वैन से सेट की ओर जाते, सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से बड़े काले पर्दों से ढक देते, जैसे किसी वीआईपी कैदी को ले जाया जा रहा हो। आउटडोर शूट्स के दौरान जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते, पूरी टीम बड़े ध्यान और सावधानी के साथ रणवीर सिंह के आसपास जमा हो जाती थी ताकि दूर खड़े किसी फोटोग्राफर को उनके मेकअप या कॉस्ट्यूम की एक झलक भी न मिल सके। फिल्म के कठोर और रफ एक्शन सीन्स के लिए मुंबई की बंद पड़ी गोल्डन टोबैको फैक्ट्री और डोंबिवली मानकोली ब्रिज जैसी लोकेशंस का चयन किया गया। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। सबसे पहले चर्चा उस सीन की है जो आज हर रील और शॉट पर छाया हुआ है। अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत की एंट्री और उनका नशीला डांस। हैरानी की बात यह है कि यह सबसे आइकॉनिक मोमेंट स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस अरबी गाने फासला FNI के लिए कोई डांस स्टेप तय नहीं किया था। ओरिजिनल प्लान था कि अक्षय खन्ना अपनी कार से उतरेंगे, खतरनाक अंदाज में भीड़ से गुजरेंगे और अपने सिंहासन पर बैठेंगे, बस इतना ही। लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना के अंदर अचानक क्रिएटिव स्फूर्ति आ गई। उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर से पूछा कि क्या वह डांस कर सकते हैं। डायरेक्टर ने उन्हें पूरी आजादी दे दी। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, अक्षय खन्ना ने बिना किसी रिहर्सल के वह मदहोश कर देने वाला डांस किया जिसने पूरी यूनिट को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि उनके स्टेप्स उनके पिता दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के 1989 के वीडियो से काफी मिलते जुलते थे, जिसमें वह बिल्कुल इसी अंदाज में झूमते नजर आए थे। यह एक जादुई संयोग बन गया जिसने रियल लाइफ विलेन को रियल इमोशन से जोड़ा। लेकिन अक्षय खन्ना का समर्पण सिर्फ डांस तक सीमित नहीं था। वह अपने किरदार की गहराई में इस कदर उतर चुके थे कि दर्द और असली इमोशन उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा था। फिल्म में एक बेहद इमोशनल सीन है जिसमें रहमान डकैत की पत्नी उल्फत, जिसका किरदार सौम्या टंडन ने निभाया है, अपने बेटे की मौत के बाद अस्पताल में रहमान को थप्पड़ मारती है। आमतौर पर ऐसे सीन्स में कैमरा एंगल्स से थप्पड़ हवा में ही जाते हैं, लेकिन अक्षय चाहते थे कि पत्नी का गुस्सा और नफरत पूरी तरह से असली लगे। उन्होंने सौम्या टंडन से कहा कि वह सच में उन्हें मारे। एक नहीं बल्कि परफेक्ट शॉट के लिए अक्षय खन्ना ने पूरे 7 बार असली थप्पड़ सहा। सौम्या खुद घबरा गईं, लेकिन अक्षय तब तक रिटेक मांगते रहे जब तक कि डायरेक्टर को उनके चेहरे में वह दर्द और शर्मिंदगी नजर नहीं आई जो इस सीन की जान थी। इसी समर्पण और जुनून के बीच लद्दाख का शेड्यूल पूरी यूनिट के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। वहां की खूबसूरती जितनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, उतनी ही खतरनाक हवा थी। फिल्म का क्लाइमेक्स और कुछ अहम गाने बहुत ऊंचाई पर शूट हो रहे थे, जहां ऑक्सीजन स्तर बेहद कम था। इसका असर यह हुआ कि लगभग 100 क्रू मेंबर्स फूड पॉइजनिंग और एल्टीट्यूड सिकनेस की चपेट में आ गए। लेकिन फिर भी अक्षय खन्ना का समर्पण देखने लायक था। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, सांस फूल रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत के साथ शॉट्स को पूरा किया। फिर भी अक्षय खन्ना ने शूटिंग कभी रोकने का विचार नहीं किया। फासला गाने और अन्य एक्शन सीन्स के दौरान स्थिति यह थी कि उन्हें हर शॉट के बाद एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता।
वह शॉट पूरा करते, फिर ऑक्सीजन मास्क लगाते, गहरी सांसें लेते और फिर अपने विलेन के क्रूर चेहरे के साथ कैमरे के सामने खड़े हो जाते। स्क्रीन पर जो डरावना और आत्मविश्वासी चेहरा हमें दिखता है, उसके पीछे असल में एक भयंकर शारीरिक संघर्ष चल रहा था। फिल्म देखने के बाद अनुपम खेर भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोक पाए और आधी रात को ही आदित्य धर को फोन किया। उन्होंने मजाक में पूछा, माता चढ़ गई क्या? इतनी शानदार फिल्म कैसे बनाई? इसी बातचीत में यह भी पता चला कि धुरंधर टाइटल मूल रूप से सतीश कौशिक के पास रजिस्टर्ड था, जिसे बाद में इस फिल्म के लिए लिया गया। फिल्म का असली धमाका तो क्लाइमेक्स में होता है। पूरी फिल्म में गैंगस्टर हमजा यानी रणवीर सिंह अंत में अपना असली नाम प्रकट करता है, कैप्टन जसकीरत सिंह रंधावा। यह नाम सुनते ही थिएटर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह वही नाम है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हारी के शहीद पति का था। फैंस के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि क्या धुरंधर असल में उरी से पहले की कहानी है? थ्योरी यह है कि जसकीरत की शहादत शायद एक सरकारी कवर अप थी, ताकि वह अपनी पहचान मिटाकर पाकिस्तान में अंडरकवर जा सके। आदित्य धर ने चुपके से एक ऐसा स्पाई यूनिवर्स तैयार किया है जिसमें रणवीर सिंह की कहानी विक्की कौशल की फिल्म से जुड़ती है। इसका मतलब यह है कि जिस फौजी को हमने उरी में शहीद माना था, धुरंधर उसकी अनकही कहानी बयां करता है, जहां एक जासूस को देश के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपनी पहचान और परिवार भी कुर्बान करना पड़ता है। तमाम विवादों और लंबे रन टाइम के बावजूद धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजकल के रील के जमाने में इतनी लंबी फिल्म का टिकना मुश्किल होता है, लेकिन यह फिल्म केवल कुछ ही दिनों में दुनिया भर में बड़ी कमाई कर गई, जो साबित करता है कि कंटेंट ही असली किंग है। तो दोस्तों, यह थी धुरंधर की मेकिंग की अनसुनी कहानी। बैंकॉक की गलियों से लेकर लद्दाख की चोटियों तक, अक्षय खन्ना के थप्पड़ खाने से लेकर रणवीर सिंह के सीक्रेट मिशन तक, इस फिल्म ने वाकई जान लगा दी। आपको क्या लगता है, क्या आदित्य धर का यह नया स्पाई यूनिवर्स पठान और टाइगर पर भारी पड़ेगा? और क्या आप अर्जुन रामपाल को विलेन के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।